जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेज। हाँ साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए आरबीएससी यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी कक्षा 10 का मॉडल पेपर। आज हम हल करेंगे सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है जो क्लास 10th के मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर क्या होते हैं साथियों? जो बोर्ड परीक्षा में आपको जो पेपर होने वाला है, मेन जो आपका पेपर होता है बोर्ड का, वह पेपर किस प्रकार का आएगा, उसका पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे होंगे, वैसे मॉडल पेपर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कर दिए गए। और इन मॉडल पेपर को जारी किए हुए लगभग एक सप्ताह हो चुका है साथियों। अभी तक आपने अगर मॉडल पेपर नहीं देखे तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आप ये मॉडल पेपर कैसे दे सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे होंगे साथियों। इन नंबर को आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल फोन में ऐड करना है और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जैसे ही मैं आपके मैसेज को सीन करूंगा, मैं आपको वहां पर जो कक्षा 10 के मॉडल पेपर है, सभी के सभी 6 विषय के मॉडल पेपर मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा और आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि कक्षा 10 से संबंधित कोई भी सूचना हो, चाहे मॉडल पेपर की या आपके टाइम टेबल की, परीक्षा की, सभी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन हो और सभी प्रकार के समाधान आपको हमारे वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। इसलिए इन नंबरों को ऐड करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। ठीक है साथियों, आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर की, जिसमें सामाजिक विज्ञान का विषय आज हमने लिया है। इससे पहले साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस प्रकार का हमारा सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 वीडियो आ चुका है, जिसमें हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कंप्लीट कर लिए अभी तक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार का थंबनेल है और आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर पूरे के पूरे पेपर के क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन 23 तक। 23 क्वेश्चन आपको पेपर में दिए गए, सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। साथियों सामाजिक विज्ञान में क्या होता है, आपके बहुत अधिक नंबर कटते हैं और इसमें साथियों अगर आप मेन चीज लिखेंगे, चाहे आपने ज्यादा कॉपी भी नहीं भरी और मेन चीज लिख दी, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आज हम आपको सटीक आंसर बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखे रहे। ठीक है, जिन्होंने पहले का वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। तो यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा है साफ साफ, आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र वर्ष 2023 के लिए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। ठीक है, आपका जो पेपर का अंक होगा वह 80 अंक का होगा साथियों, क्योंकि आपका टोटल पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें से 80 तो ये आ गए और 20 आपके विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं, जो आपके 17 अंक कहलाते हैं। ठीक है, ये 20 नंबर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई, आपकी प्री बोर्ड और आपकी उपस्थिति सभी के आधार पर भेजी जाती है। ठीक है, और पेपर का समय होने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का, यानी 3.25 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। ओके, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नों की। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है, जिसमें क्वेश्चन दिए गए सभी हमने सोल्व कर लिए हैं पार्ट 1 वीडियो में। पार्ट 1 वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे यहाँ तक सोल्व कर लिए थे हमने। कहाँ तक? यहाँ तक। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था? ये था, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा कीजिए। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम करेंगे सेक्शन सी, जो कि हमारा खंड स है, वो आज हम इसमें सोल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पर लिखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 17 से 20 तक उत्तर लिखिए। उत्तर की जो शब्द सीमा 100 होनी चाहिए। 100 का मतलब है साथियों लगभग आपका लगभग एक पेज भर जाना चाहिए। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के कॉपी का। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 आता है, वह है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखिए। तो उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप स्क्रीन पे देखें। सबसे पहले आप लिखेंगे उदारवाद की परिभाषा। इसमें आप लिखेंगे उदारवाद शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म का हिंदी अनुवाद है। इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टीज से हुई है। इस दृष्टि से स्वतंत्रता से संबंधित है। इस अर्थ में उदारवाद का अर्थ व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे साथियों, तो आपका उदारवाद की परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद विशेषताएं पूछिए, तो विशेषताओं में आप पॉइंट डाल के लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मानवीय स्वतंत्रता का समर्थक। इसमें आप लिखेंगे साथियों, उदारवाद मानव की स्वतंत्रता को बढ़ाना चाहता है। उदारवाद की प्रमुख मान्यता यह है कि स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का निरपेक्ष समर्थन करता है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद साथियों सेकंड पॉइंट डाल के आप लिखेंगे मानवीय विवेक में आस्था। इसमें उदारवादी विचारक मानवीय विवेक में आस्था रखते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य ने अपने विवेक से ही आरंभ से लेकर आज तक जटिल सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं तकनीकी परिस्थितियों के बीच विकास एवं मानवता का मार्ग निर्धारित एवं विकसित किया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में ये लिख देंगे साथियों। समाज विज्ञान है तो आपको लिखना ही पड़ेगा साथियों, थोड़ा बहुत तो 100 शब्द बोला है तो एक पेज तो लिखना ही पड़ेगा। इसमें आता है थर्ड पॉइंट, वो है उदारवादियों का मानना है कि जीवन, संपत्ति एवं स्वतंत्रता के अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। स्वतंत्रता के अंतर्गत वैयक्तिक, नागरिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि समस्त प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल है।
ठीक है, तो आप इतना लिख देंगे, कॉपी में ये सब लिखेंगे तो साथियों आपका एक पेज भर जाएगा, यानी 100 शब्द हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 18 की, तो वह है संसाधन। संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोई 3 तर्क देना है। यानी कि साथियों जो संसाधन है वो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बताना है कि किस प्रकार से निभाते हैं, यानी तर्क देने हैं। तो साथियों आप इसके आंसर में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे संसाधनों के विकास में मनुष्यों की भूमिका है। फर्स्ट पॉइंट है मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। सेकंड तर्क लिख देंगे मनुष्य पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तन करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। और भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मानव को संसाधन विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं, जिनमें मानव की योजना, आकांक्षा, निर्णय लेने की क्षमता, संसाधन उपयोगिता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार है। इतना आप लिख देंगे तो साथियों आपका ये एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमें भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कोई 3 तर्क दीजिए। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे प्रोफेसर रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है। उनका मत है कि अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारत में जाति प्रथा खत्म हो रही है। इस प्रश्न के पीछे यह धारणा है कि मानो जाति और राजनीति परस्पर विरोधी संस्थाएं हैं। ज़्यादा सही सवाल यह होगा कि जाति प्रथा पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है और जाति पाति वाले समाज में राजनीति क्या रूप ले रही है। जो लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं वे न तो राजनीति के स्वरूप को ठीक से समझ पाते हैं, न ही जाति के स्वरूप को। भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है, अतः न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना ही पड़ता है। अतः राजनीति में जातिवाद का जाति का राजनीतिकरण है। रजनी कोठारी के शब्दों में जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति उसे काम में लेने का प्रयत्न करती है। दूसरी ओर राजनीति द्वारा जाति या बिरादरी को देश की राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है। ठीक है साथियों, तो आप इतना सब कुछ इसमें लिख देंगे, यानी कि राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति को हमें बताना था कि किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो आपका इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद साथियों बात करें हम क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमें बोल रहा है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसे संभव बनाने का एक कारक बताइए। तो ठीक है साथियों, वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण। ठीक है, इतना तो आप लिख देंगे, वैश्वीकरण से हम ये समझते हैं। उसके बाद लिखेंगे इसको संभव बनाने के कारक में वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक इनमें से सभी हैं, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो, परिवहन हो अथवा सूचना प्रौद्योगिकी। बिना प्रौद्योगिकी के विश्व में व्यापार करना संभव ही नहीं है। इसी के माध्यम से हम कई ऐसी चीजें विकसित कर पाए हैं जिसकी मदद से वैश्वीकरण संभव हो पाया है। ठीक है साथियों, तो 20वें में आप ये आंसर लिख देंगे तो आपका एकदम राइट हो जाएगा। तो साथियों 20वां हमारा क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद चलेगा हमारा खंड द, यानी कि साथियों बात करें सेक्शन डी की, तो उसमें हमें क्या बोला है, हमें बोला है निबंधात्मक प्रश्न, यानी बड़े प्रश्न है। प्रश्न 21 से 22 के उत्तर लिखिए। शब्द सीमा रहेगी 250 शब्द, यानी 2 से 2.5 पन्ने लिखने पड़ेंगे साथियों। ठीक है, अगर साथियों आपने अभी तक हमारे नंबर ऐड करके ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो स्क्रीन पे एक बार फिर से नंबर बता देता हूं साथियों। ये नंबर है हमारे, इन पर मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए ताकि आपको कक्षा 10 से संबंधित सभी सामग्री वहां पर मिल सके और कक्षा 10 में आपका एक बेहतर रिजल्ट आ सके साथियों। ठीक है ना, मैथ, साइंस, सामाजिक सभी प्रकार के आपको 6 के 6 विषयों के आपको वहां पर सभी प्रकार के PDF वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 21 की, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमें बोल रहा है साथियों सामूहिक अपनेपन की भावना ने राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार योगदान दिया है। तो साथियों हमें इसका आंसर लिखना होगा। इसमें आप लिखेंगे सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई है। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी हैं जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया है। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया है। ठीक है साथियों, इतना मैंने बता दिया और मैं आपको समझा दूँ कि आपको इसमें क्या लिखना है।
जो साथियों सामूहिक अपनेपन की भावना है, उसने राष्ट्रवाद पर जो जो भी योगदान हुआ है वो आपको लिखना है। जैसे मैं इसमें बताया कि यहाँ पर इतिहास और साहित्य, लोक कथा, इनमें काफी साकार योगदान हुआ है। तो आप इसके बारे में 2-2 4-4 पॉइंट लिखेंगे तो आपका एक बड़ा आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब इतना बड़ा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा तो वो संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए आप अपने मन से इस टॉपिक को पढ़िए और अपने मन से जो विचार आते हैं वो लिखिए। ठीक है, एक बार उन्हें पढ़ लीजिए, रटिए मत साथियों, समझिए चीज को और फिर उसे लिखना है। ठीक है, इसके बाद साथियों नीचे वाला भी थोड़ा बता दूं, अथवा वाला भी इसमें है, शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में भी फैल गया। ठीक है साथियों, तो आपको इसमें लिखना है कि जून 1920 में इलाहाबाद में आयोजित एक सर्वदलीय सम्मेलनों में स्कूलों, कॉलेजों और कानून अदालत के बहिष्कार के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई तथा महात्मा गांधी को इसका नेतृत्व करने के लिए कहा गया। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने असहयोग आंदोलन अभियान शुरू कर दिया गया था। औपचारिक रूप से आंदोलन को शुरू किया गया और धीरे धीरे ये शहरों से चलकर देहात तक भी फैल गया और काफी बड़े क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का उदय हुआ। ठीक है, आप इसमें लिख देंगे तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। रही बात निबंधात्मक प्रश्न की, तो साथियों मैं फिर कह रहा हूँ टॉपिक को पढ़िए और अपने मन से जो विचार आ रहे हैं, यानी कि इस टॉपिक में ये बात थी, वो लिखिए, एग्जाम में आपका बड़ा आंसर तैयार हो जाएगा। अगर आप इतना बड़ा याद करने यानी रटने बैठेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप उस चीज को पढ़िए और समझिए। ठीक है, फिर भी कोई भी दिक्कत आ रही हो, नहीं मिल रहा हो उत्तर बुक में, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वहां पर बता दूंगा। ओके ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, वह संघवाद क्या है, इसकी विशेषताओं को समझाइए। तो संघवाद की परिभाषा देनी है और उसकी विशेषताएं समझानी है। तो स्क्रीन पे देखें आप, संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। एक संघ में सरकार के 2 स्तर होते हैं, एक है पूरे देश की सरकार जो सामान्य राष्ट्रीय हित के कुछ विषयों के लिए उत्तरदायक है। ठीक है, उसके बाद है अन्य प्रांतों या राज्यों के स्तर पर सरकार, अन्य प्रांतों या राज्यों के स्तर पर सरकारें हैं जो अपने राज्य के प्रशासन के दिन प्रतिदिन की अधिकांश देखभाल करती है। इस अर्थ में संघों की तुलना एकात्मक राज्यों से की जाती है। एकात्मक प्रणाली के अंतर्गत या तो सरकार का केवल एक स्तर होता है या उप इकाइयां केंद्र सरकार के अधीनस्थ होती है। केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है, लेकिन संघीय व्यवस्था को केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकार की अपनी शक्तियां होती है जिसके लिए वह केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ये दोनों सरकारें अलग अलग लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है साथियों, आप ये सब इसमें लिख देंगे, क्योंकि साथियों आपको पता है निबंधात्मक क्वेश्चन है तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद जो हमारा इसका अथवा का क्वेश्चन आता है साथियों, वह है स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर कौन कौन से, गठन की प्रक्रिया बताइए। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कौन कौन से स्तर है। 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल है। तो ये हो जाएंगे इनके स्तर। ठीक है, गठन की प्रक्रिया भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है साथियों, ओके। अब रही बात नीचे की क्वेश्चन की, वह है 23वां। उसमें हमें क्या पूछा है, हमें जो ये साथियों यहाँ पर भारत के मानचित्र पर इन सभी को अंकित करना है। ठीक है, मैं आपको भारत का मानचित्र यहाँ पर दिखा देता हूँ, फोटो की इमेज, आपको ये भर लेने हैं। ठीक है साथियों, ओके। और यहाँ पर आपको अथवा में क्या है, या फिर आपको ये भर लेने हैं। ठीक है साथियों, अजमेर तो आपका राजस्थान में हो जाएगा और दिल्ली आपका ही राजस्थान के इधर साइड में हो जाएगा, विशाखापट्टनम गोवा आप भर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा आया इस बार पेपर, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर भी नहीं आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज तो कर ही सकते हैं साथियों। ठीक है, तो आज हमने कर लिए हैं पूरे क्वेश्चन, पूरा हमारा सामाजिक का पेपर कंप्लीट हो चुका है। 1 से 16 आपको मिलेगा पार्ट 1 में और 17 से 23 आपको मिल जाएगा इसी में। ठीक है साथियों, सारे आंसर कंप्लीट हो गए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा साथियों। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको कोई भी वीडियो हमारा आए आपके टॉपिक पर तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।